तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व करेंगे इसे अभी हम। बोर्ड एग्जाम 2026। एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को सेक्शन ए से। सिक्सटी फाइव टू टू के मोस्टली क्वेश्चंस आपको 65 2 1 और 2 3 में मिल जाएंगे। बाकी उसका थोड़ी देर बाद उसका भी सॉल्व करवा देंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन आपको 2 1 और 2 3 में मिल जाएंगे, चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स एक्स वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को। एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए सारे बच्चे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स वाई, इसको आप पहले x को इधर करो तो 10 को वहां भेजो, 10y। अब dy बाई डी एक्स कर दो, तो x का डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा, 10y का किया तो सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स आएगा। अब ये आपको फाइंड करना है, तो ये सेक को वहां भेज देंगे। 1 बाई सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो डेरिवेटिव आएगा कॉस स्क्वायर बाय डी। ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट का आंसर डी ऑप्शन है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर व्हेन रेडियस इज 5। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डायमीटर के रिस्पेक्ट पे निकालना था। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फेयर का लगाना था आपको। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और फिर आपको रेडियस की रिस्पेक्ट में नहीं बोला, डायमीटर की रिस्पेक्ट में बोला है, तो आपको आर को चेंज करना था d/2, है ना, और पावर 3 है। अब ये 1/2 का क्यूब तो आप सेपरेट कर लो, 1/8 हो जाएगा और d³ बचेगा। तो dv बाई डी वॉल्यूम का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में, डायमीटर की रिस्पेक्ट में निकालना था। तो 4/3 एज इट इज, ये 1/8 भी एज इट इज, पाई भी एज इट इज, d³ है तो 3d² हो जाएगा। और डायमीटर की रिस्पेक्ट में ये तो अलग से डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं थी। अब आपको इसे कैंसिल करके ये आएगा ½ πd², और d आपको नहीं पता, आपको रेडियस 5 दी हुई थी, तो डायमीटर 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यानी 100 का आधा करो 50 बाई सेंटीमीटर³ पर डायमीटर, तो वो भी सेंटीमीटर में ही होगा, सेंटीमीटर³ पर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 50 पाई सेंटीमीटर³ पर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन रूट e माइनस 2x माइनस 1 निकालना था इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब भी ई एक्स वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको e-2x को ना, हम पहले तो इसका नेगेटिव पावर है तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे, देन एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम का e2x होगा वो ऊपर चला जाएगा, रूट में नहीं पूरा, तो रूट e2x ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 और इसका ये यहाँ जाएगा, तो 1 माइनस e2x, और ये रूट के अंदर है ना। तो जो रूट e2x एलसीएम में आया वो ऊपर चला गया, और ये 1 माइनस e2x। ठीक है, अब e2x को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप e(x की पावर 2), है ना, क्योंकि 2 पावर भी और x भी है, तो e(x) अंदर रख ली, 2 बाहर रख ली। और देखो ये रूट, ये भी e(x स्क्वायर है, और रूट के अंदर स्क्वायर में कोई चीज़ है तो वो रूट से बाहर आ जाएगी, e(x) बाहर आ जाएगा। अब इसे e(x) को t लेट करके e(x dx dt हो जाएगा। उसके बाद ये dt अपॉन 1 माइनस t², ये आइडेंटिटी होगी साइन इनवर्स t की, और t की जगह आपको e(x) पुट करना था, साइन इनवर्स e(x प्लस c। तो ये आंसर सी ऑप्शन में मैच करेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, साइन इनवर्स ई एक्स प्लस सी। नेक्स्ट था फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 माइनस मॉडुलस एक्स, लिमिट थी -1 to 1। तो इसमें हमें पता है कि जो मॉडुलस एक्स होता है, अगर एक्स लेस देन 0 तो माइनस एक्स रिजल्ट देगा, और अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक्स रिजल्ट देगा। तो अगर मैं इस लिमिट को ब्रेक कर दूं -1 to 0 और 0 to 1, तो देखो ये मॉडुलस एक्स तो माइनस एक्स मिलेगा, और यहाँ भी माइनस था तो ये 1 + x बन जाएगा। और अगर 0 to 1 में देखूं तो ये एक्स मॉडुलस एक्स एक्स पॉजिटिव रहेगा, बट बाहर माइनस था तो ये 1 - x 0 to 1 पे चला जाएगा। अब 1 + x का इंटीग्रेशन -1 से 0 लिमिट पे करोगे तो 1 का x होता है, x का x²/2 होता है, और इस पे लिमिट लगा के ये हाफ रिजल्ट देगा। कितना आएगा? 0 रखा तो 0 हो गया, -1 + 1, एंड ये हाफ आया, और माइनस हाफ आएगा। इधर का भी सॉल्व करो, 1 का x होता है x²/2, इस पे 0 to 1 लगाओ तो इसका भी हाफ आएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि ये और ये इक्वली एक तरह से, तो या तो आप सिर्फ इसका डबल कर दो या इसका डबल कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द सर्कल गिवन बिलो। तो सर्कल में देखो इसकी रेडियस कितनी है? 9, यानी 3 का स्क्वायर 3 है, तो यानी ये पॉइंट पासिंग पॉइंट 3 है इसका, और यहाँ पे 1 है, y = 1 है ना, तो ये 1 है और ये 3 है, तो लिमिट तो 1 से 3 पे जाएगी। और y एक्सिस पे है ना, तो y एक्सिस पे है तो आपको एक्स टी वाई वाला फॉर्मूला लेना था। तो लिमिट क्या है? 1 से 3, और दो साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड है तो डबल होगा, और x को रिप्लेस कर दो यहाँ से, एक्सिस को रिप्लेस करना है तो 9 - y², अगर x² निकालना है तो 9 - y², और स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, तो x की जगह √9 - y² dy 1 से 3 एंड डबल, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डबल करना था ना, सॉरी, ऑप्शन बी होगा ना आंसर, 1 से 3 9 - y² डबल, बी ऑप्शन होगा आंसर, बी। बी है, बी है, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6, dy/dx f(x, y) होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है इनमें से? तो इसमें से अगर हम सबको चेक करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने अगर x को रिप्लेस किया λ(x) से, और y को रिप्लेस किया λ(y) से, और फंक्शन पे रख के देखा, तो अगर वापस f(x, y) मिला तो वो होमोजीनियस होती है। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूं तो वो होमोजीनियस है, उसकी डिग्री 0 और बहुत होमोजीनियस, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था 7th, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे a.b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b ये ऑलवेज ट्रू है, ए ऑप्शन इसका ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि a.b में a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, और cos थीटा जो होता है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो हमेशा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ए आंसर ठीक है, ये काउची स्क्वायर इनइक्वालिटी भी होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो 7th का ए है। 8th में आप डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, a.a यानी कि एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर a.b माइनस में ऑफ b.a प्लस में, और वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a.b b.a के इक्वल होता है, और फिर ये b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में प्लस माइनस माइनस लग जाएगा,
ए को रिप्लेस कर दोगे 10 मैग्नीट्यूड बी और इस पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद आपको 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, 1 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, 99 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर बचेगा। एंड ये निकालना है तो 99 को डिवाइड में ले जाओ, 2 आएगा और मैग्नीट्यूड बी निकालना है तो स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट लग जाएगा, √2 आंसर है इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, L1 M1 N1 L2 M2 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 L2 एंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम। एक्यूट एंगल क्या होता है? कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, देखो यहाँ कॉस थीटा तो है बट मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगा हुआ ना, तो इसलिए ये इसमें मैग्नीट्यूड लगा हुआ, तो डी ऑप्शन है आंसर। आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन 9 का आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 L2 रिस्पेक्टिवली 1 -2 3 एंड 2 -2p -6, वैल्यू ऑफ p L1 L2 के पैरेलल है। तो जब भी दो डायरेक्शन दो लाइंस पैरेलल होती है या कोलिनियर होती है तो हमें पता है पैरेलल लाइंस के लिए इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो ये पहले वाले डायरेक्शन रेशियो दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो ये इसको इसके इक्वल करोगे तो p की वैल्यू 4, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 4 आएगा इसका आंसर बी। 11 देखिए, ई एंड एफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ई 3/10 यूनियन 1/2 ई बाय एफ माइनस एफ बाय ई निकालना था आपको। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको पता है यूनियन कैसे निकलता है, ई प्लस एफ, इंटरसेक्शन। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? इनके प्रोडक्ट के, है ना। अब इसमें ई की वैल्यू पता है, यूनियन की पता है, एफ की निकल जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2/7, और फिर आपको ई बाय एफ माइनस एफ बाई ई निकालना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में ये पी ई माइनस पी एफ के बराबर होगा। अब ये माइनस करोगे तो 1/70 आ जाएगा। आंसर इसका 1/70 ऑप्शन सी हो जाएगा 11th का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डोमेन निकालना था साइन इनवर्स 1 - 2x का, ये भी बहुत बार सिखा रखा था। तो इसमें आपको ये जो है साइन इनवर्स x, ये x है ना, तो इसके लिए क्या होता है, जो इसका डोमेन होता है इनवर्स फंक्शन का -1 से 1। अब ये 1 - 2x के लिए डोमेन मिल गया या रेंज मिल गई। अब इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करो x के लिए, तो पहले +1 हटाना है, तो +1 से यहाँ प्लस करो। तो ये तो सॉरी -1, ये +1 है ना, -1, तो यहाँ -1 किया तो -2 बनेगा, यहाँ -1 किया तो 0 करे। फिर -2 से डिवाइड भी करना है, तो इसको -2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, और इसको किया तो 0। और देखो माइनस से किया है तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो x 0 to 1 होगा, यानी डोमेन इसका 0 to 1 आएगा, डी ऑप्शन। तो वीडियो शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी कर देना। नेक्स्ट देखो, a² 4a + 3i a इनवर्स xa yi फाइंड द x + y। तो यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है ना, तो आपको ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? इसमें आप क्या करो, a² को पहले ब्रेक करो, a × a, और फिर ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको किया ए इनवर्स से, इसको भी किया ए इनवर्स से, इसको भी ए इनवर्स से। अब ये ए और ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। ए और ए, ये ए तो एज इट इज ए इनवर्स आई, 4a ए और ए इनवर्स आई हटा सकते हो, 3a इनवर्स। इसके बाद ए आई को जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ आई हो तो ए ही रिजल्ट देगा। तो ये ए हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है यहाँ से आपको, तो पहले तो इसको वहाँ ले गए, तो ये a -4 हो गया, और फिर ये 3 यहाँ जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो a/3 -4/3 आई, तो x यहाँ से अगर कंपेयर करो तो x a के साथ है यानी 1/3 है, और y i के साथ है तो i के साथ है तो -4/3 है, और दोनों को प्लस करोगे तो ये -3/3 यानी -1 आंसर हो जाएगा। तो -1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो कमेंट करना किसके कितने कितने करेक्ट है। इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नल की आइडेंटिटी। तो इस टाइप में हम सबसे पहले तो जो हमें गिवन है ये पूरा मैट्रिक्स, इसको पी मान लेंगे। फिर चेक करने के लिए सिमेट्रिक आएगी स्क्यू, तो आप पी का ट्रांसपोज करोगे तो इस पूरे पर ट्रांसपोज लग जाएगा। अब ट्रांसपोज का मतलब इस पे भी ट्रांसपोज और इस पे भी, जब दो प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगता है तो ये पहले आता है और ये बाद में। ये पता है ना, ए बी पे अगर ट्रांसपोज लगा तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए यानी दोनों पे ट्रांसपोज लगेगा, बट पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो इस पे पहले इस पूरे पे ट्रांसपोज लगा तो बी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज लगा फिर ए ट्रांसपोज, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। फिर ऐसे इसमें ए ट्रांसपोज और उस पर ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। अब और ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक बोला है ना, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, वापस बी मिलेगा, और ए ट्रांसपोज मिलेगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मिलेगा, बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज मिलेगा। अब आपको पता है ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए है और बी का ट्रांसपोज माइनस बी है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जहाँ ए ट्रांसपोज आया है वहाँ पे मैं माइनस ए पुट करूँगी, और जहाँ बी ट्रांसपोज आया है वहाँ हम माइनस बी लगाएंगे। तो माइनस बी ए माइनस ए बी। स्क्यू सिमेट्रिक बोला क्या? सिमेट्रिक आ रहा है तो ये तो कुछ मैच कर नहीं रहा आपके ऑप्शन से। अगर इसको देखूं मैं तो जो मेरा पी था ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही आया है। बस देखो बी ए ट्रांसपोज यहाँ भी आया है, ए बी ट्रांसपोज यहाँ भी आया है, तो यानी ये पी ट्रांसपोज मेरा पी के ही बराबर आ गया है। तो यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑप्शन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15, इफ अ मैट्रिक्स बी सच दैट बी, एक मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ, और आंसर मिला ये, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा? तो कोई भी मैट्रिक्स बी के मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट की ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स जो आगे वाला है उसका अगर m इंटू एन है तो जो जिससे प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका अगर n इंटू आर है, यानी ये m इंटू एन है तो ये n इसका कॉलम इसके इस वाले कॉलम के सेम होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये m इंटू एन है तो ये n इंटू आर होगा, और जो आंसर मिलेगा वो m इंटू आर मिलता है, m इंटू आर वो आंसर मिलता है। तो मतलब मेरे को मिल गया m तो 3 है और r तो नहीं चाहिए मुझे, इसका ऑर्डर चाहिए ना, तो मुझे n चाहिए। तो n किसके है, 1 के इक्वल है, तो n 1 आ जाएगा, m 3 आ जाएगा, और इनका ऑर्डर निकालोगे इस वाले का तो m इंटू एन यानी 3 इंटू 1, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर ए है 1 माइनस ए का क्यूब एक्स ए प्लस आई देन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए दिया था, पहले आप इसकी आइडेंटिटी खोलो आई माइनस ए का होल क्यूब की, तो ए का क्यूब बी माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, एंड ये इसके इक्वल है। उसके बाद आई क्यूब का मतलब तो आई होता है, ठीक है। ए क्यूब को ए स्क्वायर ए लिख सकते हो, 3 आई स्क्वायर ए में आई जब भी ए के साथ आई है तो वो हट जाता है, ये भी आई हट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा। अब ए स्क्वायर की जगह आप ए पुट कर सकते हो, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए ही रख दिया, इस ए स्क्वायर की जगह भी ए ही रख दिया,
तो ये ए फिर से ए स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर फिर से ए रख दो और ये कट जाएगा। तो अब इसे कंपेयर करो तो देखो x ए के साथ है, ए के साथ कितना है 1 माइनस का, तो x -1 है इसका, तो x की वैल्यू -1 आएगी। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए एडजॉइंट ए 2026 ये क्वेश्चन कराया हुआ आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। इसमें आपको पता है ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई के बराबर होता है, और अगर इस पे डिटर्मिनेंट लगा दिया जाए तो ये आई हट जाएगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो 1 होगा। डिटर्मिनेंट ए पे एन ऑर्डर आ जाएगा। ये पहले ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर इस पे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ये। और अब ये तो आपको क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो ना आप इसका। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये ब्रैकेट की जगह डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर रो में से 2026 1 2 3 बार बाहर निकल जाएगा और अंदर फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो 1 ही हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है। तो अगर ये है तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो इस पर कितनी बार निकलेगा, जो भी नंबर है वो जितना ऑर्डर होगा, तो डिटर्मिनेंट ए की बार 3 हो जाएगा। और ये हमने निकाला 2026 3 बार निकल गया बाहर, और अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर तो 1 आ गया। तो ये क्यूब है तो स्पेस से क्यूब हटा दो तो डिटर्मिनेंट ए 2026 आ जाएगा। और फिर आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी पता है, डिटर्मिनेंट ए n-1 हो जाता है वो, और n ऑर्डर 3 था तो 3 - 1 2, और डिटर्मिनेंट ए 2026 इस पे 2 पावर आ जाएगी। ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो डी आंसर है इसका। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ये नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल है तो इसे लेफ्ट और राइट पे चेक करो, और इसे फंक्शन को इस पे चेक करो, 0 पे एग्जैक्ट इस पे चेक करना है। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेती हूँ पहले फंक्शन के लिए। तो 0 माइनस के लिए देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, अब आपको पता है साइन 1/x साइन थीटा होता है, तो हमें ये वाला लिमिट का ये वाला फॉर्मूला बनाना होता है साइन थीटा/थीटा। तो 1/x नीचे भी दिया तो 1/x का मतलब x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस x से ये एक x कटेगा, x बचेगा, और ये एक आइडेंटिटी ये कितना होता है 1 होता है ना, थीटा टेंस टू 0 है अगर। तो ये कितना आ गया x × 1 x, और x टेंस टू 0 लिमिट लगानी है तो 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट नहीं, आप एग्जैक्ट 0 पे चेक करो। एग्जैक्ट 0 पे कहाँ पे चेक करोगे, नीचे वाले पे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 0 है। तो kx+1 पे एग्जैक्ट 0 रखो, तो सीधा ही 0 रखना है आपको। 0 + 1 1, तो k आ गया। और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट फंक्शन एट 0 पे इक्वल होता है कॉन्टिन्यूस पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई थी और फंक्शन एट 0 k आया था, तो k की वैल्यू 0। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर 0 होगा। assertion reasons, question 19, the vector a and -2a vector where a not equal to 0, a vector not equal to 0 vector collinear vector। तो इसमें कॉलिनियर की क्या कंडीशन होती है, वेक्टर बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए का होता है, तो वेक्टर ए नॉट 0 है, तो वेक्टर बी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं आएगा ना। तो यस, ये टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, तो यार वेक्टर बी जो है 2 टाइम्स वेक्टर ए है, तो यानी ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स ये एजर्शन करेक्ट है। रीजन इनकरेक्ट है क्योंकि जब मैं इनका डॉट निकालूंगी तो -2 तो बाहर आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्योंकि 0 नहीं है तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, है ना, जबकि वो 0 कह रहा है, तो रीजन गलत है आपका। ओके, तो इसका आंसर 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर है। 20 देखिए, सेक्शन डी और ई हो जाएगा। पहले आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, उसके बाद आज या कल तक हो जाएगा वो। एजर्शन देखिए, वन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन
of the differential equation. dy by dx equal to ex plus y can be ex plus e minus y minus 2. तो यहाँ पे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालने के लिए ई एक्स प्लस वाई को आप कैसे लिख सकते हो, ये ई बेस को 2 बार लिख दो और प्रोडक्ट में एक्स वाई अलग अलग कर दो. अब ये वेरिएबल सेपरेबल कर दो, वाई के साथ ई वाई ले आओ नीचे और डी एक्स को ऊपर भेज दो. अब इंटीग्रेशन कर दो तो ई वाई अगर ऊपर लाती हूँ तो ई माइनस वाई बन जाएगा और इंटीग्रेशन करोगे ई माइनस वाई का तो ई माइनस वाई एंड -1 नीचे ई एक्स करोगे ई एक्स. अब ये माइनस में है ना तो ये तो यहीं रहेगा, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. तो यही आ रहा है आपका, एजर्शन सही है और रीज़न भी आपका सही बता रहा है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है. ऑप्शन ए आंसर है. नेक्स्ट देखो सेक्शन बी. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स रूट 2 कॉस tan इनवर्स 1. अच्छा सेक्शन बी. tan इनवर्स 1 तो हो जाएगा पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा आपका 1 बाय रूट 2 और रूट टू कैंसिल हो जाएंगे. तो मैं सारा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आपको पता ही है चीजें. साइन कॉट इनवर्स रूट 2 कॉस tan इनवर्स 1. अब आपको tan इनवर्स 1 को थीटा मान लेना है ना, या एक्स या वाई जो भी मानना है आपको. और तो x tan y हो जाएगा, सॉरी tan x बराबर 1 हो जाएगा और तो x आ जाएगा पाई बाय 4. ठीक है, तो साइन कॉट इनवर्स रूट 2 कॉस tan इनवर्स 1 मेरा आया पाई बाय 4. और फिर कॉस पाई बाय 4 मुझे पता है कितना होता है, कॉस 45 1 बाय रूट 2 होता है और साथ में यहाँ भी रूट 2 है, फिर बाहर कॉट इनवर्स भी है और साइन भी है. एक एक स्टेप करके करो, ये रूट 2 से रूट 2 कटे जाएगा. तो कॉट इनवर्स 1 को भी ऐसे ही करो, कॉट इनवर्स 1 को y मान लो तो कॉट y 1 हो जाएगा, तो y आ जाएगा मेरा 1045 पाई बाय 4 फिर से आ जाएगा. तो साइन कॉट इनवर्स 1 की जगह पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2. तो फाइनल आंसर आपका 1 बाय रूट 2 होगा, ये फाइनल आंसर होगा. बाकी चेक करना था क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है. तो सिमेट्रिक तो सबको चेक करना आता होगा. 1 2 3 है तो अगर 1 1 1 है यानी एक्स वाई क्या होना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए. तो 1 1 का रिवर्स 1 1 ही आएगा है ना. अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे, तो इट मीन्स नहीं है सिमेट्रिक के लिए. 1 2 है अगर तो 2 1 भी होना चाहिए था, तो नहीं है तो इसलिए ये नहीं है सिमेट्रिक. ठीक है, आप लिखोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक है ये. इसके बाद इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट रिलेशन सेट R1 सच दैट R यूनियन R1 बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इसके लिए स्मॉलेस्ट रिलेशन सेट आएगा आपका 2 2 और 2 1, 2 2 2 1. ठीक है, इसके बाद a प्लस 2b वेक्टर 2a माइनस b आपको फाइंड करना था एंगल बिटवीन a एंड b. तो स्कारिंग कर देनी थी दोनों साइड पे और एंगल निकल के आएगा
कॉस थीटा 0 और थीटा π/2 आना चाहिए इसका। तो स्क्वायरिंग करनी है और कुछ नहीं करना था। a प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू 2a माइनस वेक्टर b। अब मैं ये पूरा नहीं सॉल्व कर रही, मैं सीधा बता रही हूँ आंसर क्या आएगा इसका। तो जब ये ऐसे हो दो अलग अलग वेक्टर तो स्क्वायर कर देते हैं हम, है ना। और फिर स्क्वायर को आप डॉट प्रोडक्ट से खोलोगे, तो डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो आपका a डॉट a तो उधर भी आएगा ना। करके देखो, a डॉट a आएगा प्लस 4, कितना है 2b है ना, इसका स्क्वायर 2 2 4 4b स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 2ab 2a डॉट b, ये आ जाएगा 2a डॉट b। नहीं 2 2 जा 4 4a डॉट b आएगा। सेम ऐसे इसमें भी होगा 2 2 जा 4 a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 a डॉट b। ए एंड बी यूनिट वेक्टर तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ए डॉट बी ऐसे ही रहेगा, अभी 4 आ जाएगा, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, माइनस ये ऐसे ही रहेगा ए डॉट बी। अभी 4 4 8 8 ए डॉट बी हो जाएगा, और ये 5 और ये भी 5 वहां जाके 0 हो जाएगा। ए डॉट बी आपका 0 हो जाएगा, है ना। ए डॉट बी 0, इट मीन्स ए डॉट बी आपका होता है ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन, सॉरी डॉट है तो कॉस थीटा होता है, इक्वल्स टू 0। और ये 1 1 है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा π/2 होता है, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये लाइन जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले जनरल फॉर्म बनानी थी आपको लाइन की। x माइनस 3/1 तो ठीक है, y माइनस 1 बनाऊंगी तो 1 नीचे माइनस में हो जाएगा, z माइनस माइनस 2/p। ऐसी पहले दूसरी वाली लाइन की भी बनाओ, x माइनस 2 करूँगी तो -3 हो जाएगा, y माइनस -1/5, z माइनस -56/2p। तो पहले लाइंस की आपको जनरल फॉर्म बनानी है, ठीक है। क्या होती है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो देख लेना y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस देने के लिए, क्योंकि माइनस होना चाहिए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म बन गई। अब परपेंडिकुलर का मतलब जो इनकी डायरेक्शन रेशियोज है ना, उनको क्या करना है आपको, जो भी डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी और इसका भी ए बी सी, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो। क्या होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन, जैसे इसका 1 आई कैप 1 माइनस जे कैप और ये है पी के कैप, और दूसरे का क्या है -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप 2p के कैप। और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, A1 यानी जो भी इनके डायरेक्शन रेशोज वाले वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि B1 B2 के परपेंडिकुलर है ना। तो B1 के लिए हमने लिया A1, उसका A2 ले लो, दूसरे वाले का B1 B2 C1 C2 बराबर 0, यही होता है ना। तो A1 क्या है 1 -1 और P, A1 B1 C1, ये है A1 B1 C1, A1 B1 C1 तो आपके 1 -1 और P। और B1 B2 के लिए क्या क्या है, A2 B2 C2, A2 B2 C2, ये है आपके -3 5 और 2p,
-3, 5 और 2p। अब इसमें रख दो इसे। A1 क्या है मेरा 1, A2 क्या है -3, B1 का -1 है और B2 का 5 है, C1 P है और C2 2p है, बराबर में 0। तो -3 -5 प्लस 2p² बराबर 0, 2p² -8 + 8 हो जाएगा, p² 4 हो जाएगा। तो p आपका +-2 आंसर है। तो +-2 इसका आंसर है। उसके बाद फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। अच्छा, ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर दिस एंड दिस लाइन, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक तरह से। इस वाले का B1 और ये B2 है, B1 और B2 का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, तो B3 आ जाता क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। तो B3 जो है वो कैसे निकलेगा, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है I J K ले लेना है। इसके क्या क्या है, इसके B1 है 3 4 2, जो लेमडा के बाद है वो ही तो डायरेक्शन वेक्टर है ना। तो 3 4 2, और इस वाले का जो म्यू के बाद है, क्योंकि इसमें x1 y1 z1 तो 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, ये इसका 1 -1 1 1 -1 और 1। अब इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट आई होप सबको आता होगा, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करो इसे। आई लिया तो 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, फिर -j कैप 3 1 ज़ा 3, -2 हो जाएगा, फिर k कैप ले लो, हाँ ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 -3, 4 1 ज़ा 4 -4, 4 2 6 i कैप 1 1 j कैप माइनस का बाहर माइनस है, -7 k कैप। तो ये मेरा B3 वेक्टर आ गया, 6 i कैप -j कैप -7 k कैप। अब मेरे को इसका नया वेक्टर इक्वेशन बनाना है इस तीसरी लाइन का, जो ओरिजिन से पास हो रही। तो वेक्टर आर ओरिजिन से पास हो रही है, x1 y1 z1 तो 0 0 0 0 हो गया, 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। और फिर इसका कोई एक नया टी दे देती हूँ, जो कांस्टेंट होता है, लेमडा म्यू की जगह टी दे दो। अब इसका डायरेक्शन वेक्टर ये आ गया है ना। तो 6 i कैप -j कैप -7 k कैप। तो ये फाइनल जो लाइन 3 थी उसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो 0 से ओरिजिन से पास हो रही है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो फाइनल आंसर ये है। किस किस बच्चे का ये आंसर आया, यानी आप इसे ना लिख के सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, T 6 i कैप -j कैप -7 k कैप, क्योंकि ये तो 0 ही था ना, तो यही लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी का 23 क्वेश्चन खत्म होता है। अब 24 देखिए, x x है हमारा E1 + 1/t और y है ET - 1/t dy/dx है। तो ये x का पहले dx/dt निकालो, फिर y का dy/dt, और फिर डिवाइड करो, और फिर t की वैल्यू रखनी थी। तो आंसर बता देती हूँ मैं इसका क्या आएगा। x ET + 1/t है, y आपका ET - 1/t है। पहले आपको dx/dt निकालना था, तो पहले तो इसको चेन रूल से कर लो। ई का तो एज इट इज आता है, फिर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो, तो टी का करोगे तो 1 आएगा, और 1/t का करोगे तो -1/t² आ जाएगा। सेम ऐसे इसका भी कर दो, dy/dt, इसको भी चेन रूल से करो। ई इस पूरे का तो ऐसे ऐसे, और फिर इसका वापस करोगे तो t का 1, और -1/t का करोगे तो +1/t²। फिर इसको इससे डिवाइड कर दो तो dy/dx आ जाएगा।
तो ये ई टी माइनस 1/t 1+1/t² एंड इसके नीचे ये आ जाएगा ई टी 1/t 1 - 1/t²। अब आपको इसको t की वैल्यू रख देनी थी इस पूरे पे, तो मैं डायरेक्ट रख के दिखा रही हूँ। आंसर जो आएगा इसका ना, जब कर दोगे आप सारा, t की वैल्यू कितनी रखनी थी आपको, -2। तो t की वैल्यू जब -2 रखोगे तो इस पे पुट करोगे ना, तो सॉल्व करके आपका 5e/3 आना चाहिए। करेक्ट करके मुझे बताना ये किस किस का आ रहा है। 5e/3 ये आंसर आएगा इसका, 5e/3। नेक्स्ट था आपका फाइंड द सब इंटरवल ऑफ 0 to ∞ इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग करने के लिए हमें पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, f(x) का। f(x) दिया था आपको x² e - x, है ना। पहले डेरिवेटिव कर लो, f डेरिवेटिव x निकाल लो, प्रोडक्ट रूल से निकालना पड़ेगा इसका। पहले आपको x² को ऐसे ही रखा, e - x का कर देती हूँ, e - x का, e - x और -1 भी आ जाएगा। फिर प्लस, अब x² का करूँ तो 2x और e - x ऐसी का ऐसी। e - x में चाहूँ तो कॉमन ले सकती हूँ, x² माइनस में बचा और यहाँ पे 2x बचा। तो ये आया e - x 2x - x²। ये मेरा डेरिवेटिव आया। इंक्रीजिंग के लिए मुझे इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो e - x 2x - x² को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो या तो e - x 0 है, या फिर इसमें से x कॉमन ले सकते हो आप, 2 - x। तो एक x भी 0 है और एक 2 - x 0 का मतलब x2 है ना। यानी मेरे पास x0, अच्छा e - x तो हमें पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। x0 और 2 पे चेकिंग करनी पड़ेगी मुझे, 0 और 2 पे। तो पहले आपको 0 और 2 और ये इंटरवल बनाने पड़ेंगे, -∞ से ∞। अब 0 से 2 वाले इंटरवल में अगर मैं देखूं, मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 में रखूंगी डेरिवेटिव पे। जो डेरिवेटिव आया हमारा, ये आया था ना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आया था, e - x x 2 x 2 - x, ये आया ना। तो इसमें मैं 1 पुट करूंगी तो e - 1 तो मेरा पॉजिटिव आएगा, 1 भी पॉजिटिव है, 2 - 1 वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि f(x) इंक्रीजिंग है 0 to 2 पे। फिर अगर हम 2 से इन्फिनिटी पे 3 रखते हैं तो e - 3 भी पॉजिटिव आएगा, 3 भी पॉजिटिव आएगा, 2 - 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव 1 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो डिक्रीजिंग है 2 to इन्फिनिटी पे। तो ये किस पे इंक्रीजिंग है, 0 to 2 पे। ओके, तो इंक्रीजिंग किस पे है, इंक्रीजिंग है ये 0 to 2 पे, इस इंटरवल पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो हमें 0 to इन्फिनिटी के बीच में सब इंटरवल पूछा था, तो कौन सा 0 to इन्फिनिटी में कौन सा इंटरवल है जिसपे ये इंक्रीज कर रहा है, 0 to 2 पे। तो 0 to 2 पे ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट सेक्शन सी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को शेयर करना है आपको, लाइक करना है, 500 लाइक जल्दी जल्दी कर दो तो हम इसका सेक्शन सी डी ई कवर कर लेंगे। तो आपको जल्दी जल्दी लाइक करनी है वीडियोस को। तो इसका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और कमेंट करना सेक्शन ए और बी में कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट हुए। ये केस स्टडी इनको भी हम कवर करेंगे, बट वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, 500 लाइक कम से कम जल्दी जल्दी कर दो, ताकि जल्दी जल्दी इसका बाकी का सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट आपका बन जाए। एंड सारे बच्चे कमेंट करना कितना करेक्ट किया है, कैसा था, इजी था, हार्ड था। एंड अदर कोर्स के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।